अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो छोटे ऑपरेशन से मुतालिक है। छोटे ऑपरेशन की क्या वजूहात होती हैं, ये किस किस किस्म का होता है और इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये सब हम इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन शायद अगर आपको नहीं पता कि एपिसियोटमी किसे कहते हैं, तो ये एक कट होता है जो कि लगाया जाता है आपकी वेजाइना की ओपनिंग और एनस के दरमियानी एरिया के अंदर। इस एरिया को प्रेनियम कहा जाता है और इस प्रोसीजर को एपिसियोटमी कहा जाता है। इस तरीके से बच्चा आसानी के साथ हो जाता है क्योंकि उसको ज्यादा खुला मुंह मिलता है वेजाइना का बाहर एक्सपेल होने के लिए। एपिसियोटमी को आगे जानने के लिए ये जरूरी है कि आपको पता हो कि ये किस सूरत में आपको रेकमेंड किया जाता है। ये हर औरत का नहीं होता। कई औरतों की टिश्यूज में ऐसी लचक होती है कि वो आसानी से बच्चे को डिलीवर कर सकती हैं, लेकिन कुछ औरतों की जो टिश्यूज हैं वो इतने स्ट्रेस्ड नहीं हो सकते जितनी जरूरत होती है। और ज्यादातर जो एशियन गर्ल्स हैं उनके साथ यही मसला है कि उनकी या तो वो एरिया छोटा होता है जहाँ से बच्चे ने डिलीवर होना होता है, या उनको ये मसला होता है कि उनके जो टिश्यूज हैं बहुत ज्यादा स्टिफ होते हैं, जिसकी वजह से वो लचक ना होने की वजह से वो टिश्यूज उतने ज्यादा एक्सपैंड नहीं करते। और अगर उनका ये कट ना लगाया जाए तो उनका वो एरिया फट जाता है और उनके ऊपर डिफरेंट तरह के कट आ जाते हैं जिसको हील करना बहुत मुश्किल होता है या उस पर स्टिचेस लगाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। सिचुएशंस ये होती हैं कि जब अगर आपके बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिल रहा हो तो आपको ये रेकमेंड किया जाता है। इसके अलावा अगर बर्थ में कॉम्प्लिकेशंस हो, जैसे कि बच्चे की बॉटम नीचे की जानिब हो या उसके पाँव नीचे की जानिब हो, यानी कि बच्चा ब्रीच हो, तो बच्चे का कई दफा शोल्डर ट्रैप हो जाता है बीच में, जिसको शोल्डर डिस्टोकिया कहा जाता है। इस सूरत में आपको ये एपिसियोटमी का सजेस्ट किया जाता है। फिर अगर आपकी जो लेबर का फेज है वो काफी ज्यादा लंबा हो जाए तो आपकी लेबर के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए भी ये कट दिया जाता है। फिर अगर आपकी फोर्सेप्स या वेकम के जरिए डिलीवरी हो रही हो तो उसमें भी आपको ये कट दिया जाता है ताकि आसानी से बच्चे को बाहर खींच लिया जाए। फिर अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा बड़े साइज का हो तो लाजमी सी बात है कि आपको फिर कट दिया जाता है ताकि उसको ज्यादा एरिया मिल सके बाहर एक्सपेल होने के लिए। या ये कि अगर आपका बच्चा वक्त से पहले हो रहा हो और उसमें इतनी जान नहीं होती कि वो खुद से जोर लगा सके, तो उस सूरत में भी आपको आसानी के लिए आपको ये कट दिया जाता है। आपको रेडी कैसे किया जाता है इसके लिए, इसमें ये होता है कि आपका जो डॉक्टर होता है वो आपको पूरा प्रोसीजर समझाता है। अव्वल तो वैसे पाकिस्तान में बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आपको वक्त से पहले ही सब कुछ बताते हैं या आपसे परमिशंस वगैरह प्रॉपर लेते हैं, लेकिन असूली तौर पे इसका तरीकाकार यही होता है कि आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपको परमिशन देनी होती है कि मैं ये इजाजत दे रही हूँ, और इसके अलावा आपको सारा प्रोसेस समझाया जाता है। इसमें आपसे वो ये पूछते हैं कि आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, किसी दवाई से, आयोडीन से, लेट से, किसी टेप से, या जो एनेस्थीसिया की चीजें होती हैं उनके साथ आपको कोई एलर्जी तो नहीं है। इसके अलावा आपकी ली जाती है कि आप कौन कौन सी मेडिसिन जैसे कि विटामिन्स, हर्ब्स, सप्लीमेंट्स लेती रही हैं प्रेगनेंसी में, तो इसके बारे में उनके पास कंप्लीट डाटा होना जरूरी है। इसके अलावा भी वो ये पूछते हैं कि आपको ब्लड थिनिंग मेडिसिन तो नहीं खा रही जैसे कि एस्पिरिन वगैरह, तो लेबर से पहले आपको वो स्टॉप करवा देते हैं। इस तरह आपको प्रिपेयर किया जाता है लेबर के लिए। इसके अलावा भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको आपके तबीयत के और आपके बच्चे की पोजीशन वगैरह के हिसाब से दी जाती हैं। ये जो एपिसियोटमी या छोटा ऑपरेशन होता है इसके 4 तरह से कट दिए जाते हैं। हम 1 बाय 1 आपको सारे बताएंगे, लेकिन ज्यादातर 2 किस्म के कट ही दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है मीडियोलैटरल। ये तिरछा कट दिया जाता है जो कि तकरीबन एनएस से 2.5 सेंटीमीटर दूर होता है, या उसका एंगल ऐसा होता है जैसे 5 या 7 का घड़ी की सुई होती है। दूसरा जो कॉमन है वो मीडियन है या मिड लाइन इंसिजन है। इसमें जो कट है वो स्ट्रेट दिया जाता है, यानी कि वर्टिकल कट दिया जाता है। ये भी आपकी एनस और उस एरिया के बीच में 2.5 सेंटीमीटर के फासले पर होता है। और तीसरी किस्म लेटरल होती है जिसमें साइड्स या राइट साइड या लेफ्ट साइड पे किसी भी तरफ कट दिया जा सकता है ताकि बच्चा पैदा करने में आसानी हो, लेकिन इसको ज्यादा पसंद नहीं किया जाता क्योंकि इसके नीचे कुछ स्फिंक्टर मसल्स वगैरह इस तरह की चीजें आ जाती हैं जिनको खतरा हो सकता है, इसलिए इस तरह का कट ज्यादा रेकमेंड नहीं किया जाता। एक और कट की शेप है जो कि एडवांस शेप है, जिसे जे शेप कहा जाता है। इसमें शुरू से कट तो सीधा होता है, उसके बाद उसको रोटेट करके जैसे 5 की तरफ सुई की होती है घड़ी की या 7 की तरफ होती है, तो उस तरह से राइट या लेफ्ट को मोड़ दिया जाता है। तो ये तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर अवे होता है मिड लाइन से। और ये वाला जो प्रोसेस है ये वाला भी बहुत कम किया जाता है।
इसके अलावा भी कुछ डिग्रीज होती हैं, यानी कि किस हद तक कट देना है। कट की गहराई के हिसाब से ये डिग्रीज डिफाइन की जाती हैं। इसमें भी ये डिपेंड करता है कि आपके मसल्स किस किस्म के हैं और आपको कितने कट की जरूरत है। जो फर्स्ट डिग्री कट होता है वो सिर्फ बाहर की पतली सी जिल्द के ऊपर होता है, जिसे एपिथेलियल टिश्यूज की लेयर कहा जाता है। वो वेजाइना की एपिथेलियल लेयर के ऊपर होता है। और जो सेकंड डिग्री कट होता है वो एपिथेलियल के अलावा आपकी मसल्स को कट करता है। और जो तीसरी डिग्री का कट होता है वो मसल और एपिथेलियल दोनों को कट करता है। और इसी तरह से जो चौथी डिग्री का कट होता है उसमें आपको जरा ज्यादा गहरा कट दिया जाता है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे जो स्फिंक्टर मसल्स वगैरह और इनर लाइनिंग है वो डैमेज ना हो जाए। इस कट के कुछ फायदे होते हैं माँ को भी और बच्चे को भी। जैसे कि माँ को ये फायदा होता है कि उसको तीसरी डिग्री का कट नहीं पड़ता, या जो खुद ब खुद कट क्रिएट होते हैं वो आड़े तिरछे होते हैं और उनमें से टांके लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसकी हीलिंग भी बहुत स्लो होती है, इसलिए आप उस किस्म की टीयरिंग से बच सकते हैं। फिर आपकी जो पेल्विक फ्लोर है वो जरा रिलैक्स हो जाता है क्योंकि उसको एरिया मिल जाता है बच्चे को एक्सपेल करने के लिए। फिर इसके अलावा आपको जो हीलिंग है इसकी आसान होती है क्योंकि सीधा कट होता है और आसानी के साथ इसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं माँ को, लेकिन कुछ बेनिफिट्स बच्चे को भी होते हैं, जैसे कि APGAR का जो स्कोर है बच्चे का वो अच्छा हो जाता है और जो बड़ी लंबी स्टेज हो जाती है लेबर की सेकंड स्टेज वो इसके जरिए रिड्यूस हो जाती है। और कई दफा जो बच्चों का शोल्डर फंस जाता है वो वाला मसला नहीं होता और बच्चों को कई मसले और भी हो जाते हैं, जैसे कि फेटल एस्फिक्सिया या क्रेनियल ट्रॉमा या सेरिब्रल हेमोरेज या मेंटल रिटार्डेशन। तो ये चीजें भी अवॉइड हो जाती हैं इसके जरिए, इसलिए इस तरह से बच्चे को जरा फायदा हो जाता है। जब ये आपको ऑपरेशन कर दिया जाता है तो उसके बाद आपको कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले ये होती है कि आपको पैरासिटामोल या नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जिसे NSAID भी कहा जाता है वो पेन को दूर करने के लिए दी जाती है। फिर आपको जो आपका स्टूल है उसको नर्म करने के लिए लैक्सेटिव्स दिए जाते हैं ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए या स्टूल पास करते हुए आपके टांके वगैरह या जख्म रप्चर ना हो जाए। फिर आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जिससे आसानी के साथ इन्फेक्शन दूर हो जाता है और वुंड जल्दी हील कर जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स भी दी जाती हैं जिससे आपको जो स्वेलिंग उस एरिया में हो जाती है वो भी दूर हो जाती है। और ये भी ध्यान रखा जाता है कि जब आप बाथरूम करके आए अपना टॉयलेट की ट्रेनिंग करें तो उस वक्त जब का जख्म है वो अच्छी तरह से ड्राई हो और उसको आप मिरर के जरिए देखते रहें कि कहीं कोई टांका वगैरह या कुछ ब्रेक डाउन तो नहीं हुआ। तो ये आपने अपना मेडिकली जो अपना ख्याल रखना है वो ये है। और कुछ फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट्स भी होती हैं जिसमें ये किया जाता है कि आपके पेल्विक फ्लोर को और जो ये वाला सारा कूल्हे का एरिया होता है इसको पेन से रिलीफ देने के लिए आपको कुछ गर्म बाथ दिए जाते हैं, जैसे कि आप किसी टब में या किसी ऐसे बर्तन में गर्म पानी लेकर उसमें थोड़ी देर के लिए आप बैठती हैं। इस तरह जो टांके हैं वो मिक्स हो जाते हैं और जख्म भी जल्दी हील हो जाता है और जर्म्स भी नहीं होते। इसके अलावा आइस पैक्स भी आपको रेकमेंड किए जाते हैं कि स्वेलिंग हो जाए या ऐसी कोई और मसला हो जाए तो वो आपको दी जाती है। तीसरी चीज होती है टेंस, यानी कि आपको लो फ्रीक्वेंसी टेंस या हाई फ्रीक्वेंसी टेंस, इनमें से कुछ भी 30 मिनट के लिए अप्लाई किया जाता है। इसमें ये एक पल्स होती है जो 5 से 100 माइक्रोसेकंड पल्स के बीच बीच में होती है या 100 हर्ट्ज से 100 माइक्रोसेकंड पल्स पे होती है। ये एक सेफ तरीका है रिड्यूस करने का पेन का। और इसके अलावा केगल एक्सरसाइजेज आपको बताई जाती हैं। इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी कि केगल एक्सरसाइजेज होती क्या है और इनको आप किस तरीके से कर सकती हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ये वाली करने से आपके जो पेल्विक मसल्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं अगर आपका ये छोटा ऑपरेशन किया जाए। तो कई केसेस में ऐसा होता है कि आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या टांकों की जगह पे इन्फेक्शन हो जाता है या आपका जो यूरिन है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और उससे इन्फेक्शन हो जाता है या आपका जो जख्म है बहुत टाइम ले लेता है हील होने में या आपको डिस्पेरियोनिया हो जाता है या आपका पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन हो जाता है। इसी तरह यूरिनरी फिस्टुलास हो जाते हैं और इनअप्रोप्रिएट वुंड स्कारिंग, यानी कि ऐसे जख्म हो जाते हैं जो कि थोड़े उखड़े उखड़े होते हैं और आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है या जैसे आपको सैनिटरी पैड पहनने पड़ते हैं उनके साथ आपको प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कई दफा ऐसा भी होता है कि अगर ठीक तरीके से ऑपरेट ना हुआ हो तो आपके जो रेक्टल के टिश्यूज हैं या एनल स्फिंक्टर
इंटर मसल्स के टिश्यू हैं उन पे आपका कंट्रोल ठीक से नहीं रहता, इसीलिए आपको वो स्टूल पास करवा के देखते हैं और यूरिन पास करवा के देखते हैं। फिर कुछ लड़कियों को स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा कुछ लड़कियों को ये मसला होता है कि कुछ टिश्यूज में खून इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, या एक मसला ये भी होता है कि छोटे ऑपरेशन के बाद औरतों को अपने खावंद से मिलने में दर्द होता रहता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं। उम्मीद है कि आपको छोटे ऑपरेशन से मुतालिक तमाम मालूमात दे दी गई हैं। इस वीडियो को उन बहनों के साथ शेयर करें जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और वो प्रेग्नेंट हैं। इल्म को आगे फैलाना सदका जारिया है। मैं अपना इल्म आप तक पहुंचाती हूँ, आपकी जिम्मेदारी है क्या आप इसको उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जो प्रेग्नेंट हैं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय भी जरूर दीजिए। शुक्रिया।